हेलो एवरीवन, एलपीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष आप लोगों का रीजनिंग का लेक्चर लूँगा। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम जो एलपीएस के साथ जुड़ी हुई है वो अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग लेक्चर लेंगी। सबसे पहले मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, काफ़ी मार्केट में छाए हुए हैं। बट मैं और हमारी टीम एक्चुअली इस मार्केट में नए हैं। बट वो कहते हैं ना कि जैसे युवा प्लेयर आजकल छाए हुए हैं क्रिकेट में, वैसे भी हम लोग हो सकता है मार्केट में काफ़ी प्रभाव करें। अब बात करते हैं कि यूट्यूब चैनल पे हम लोग थोड़ा से आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग काफ़ी दिनों से फेस कर रहे थे। काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे आने की, बट आ नहीं पा रहे थे। अब लॉकडाउन हो गया तो हमें किसी तरह कोशिश करके आना पड़ा। हो सकता है हमारी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो, बट धीरे धीरे हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम लोग बात करते हैं कि मैं और हमारी टीम जो हमारे मतलब काफ़ी पुराने दोस्त भी रहे हैं सब। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ ना हो रहा हो तो पढ़ाई कर चलो पढ़ाते हैं। एक्चुअली सबों के पास कुछ ना कुछ जॉब है, कुछ गवर्नमेंट जॉब के हैं, कुछ प्राइवेट जॉब में हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में हैं। बट हम लोगों को कहीं ना कहीं एक पैशन फॉलो करना था। एक पैशन था कि पढ़ाए, लोगों को एजुकेट करे, और ताकि बाद में एक कहते हैं रिस्पेक्ट मिले कि हाँ सर हमने आपसे पढ़ के जॉब लिया। और हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी एक हम लोग के साथ जुड़े और यहाँ पे अच्छे से तैयारी करें और एक गवर्नमेंट जॉब ले करके दिखाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, जो मैं आप लोगों की क्लास लूँगा। तो रीजनिंग कैसे पढ़े इसके हम लोग बात करते हैं। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग का वेटेज क्या है। रीजनिंग सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो या फिर सीपीओ हो, इन सबों में रीजनिंग हो, जीके हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सबका बराबर वेटेज होता है। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है रीजनिंग के साथ कि हम अगर रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ना कर सकते हैं, कम से कम प्रैक्टिस में ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं। तो आइए इसमें बात करते हैं। कुछ जॉब है जैसे सीजीएल कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी इम्प्रूव मतलब अच्छी जॉब होती है। इसमें इनकम टैक्स से लेकर के असिस्टेंट और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं सीजीएल में, जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी जॉब होती है। इसके अलावा रीजनिंग का वेटेज की बात करें तो रेलवे में टेक्नीशियन हो गए, एनटीपीसी हो गई, ग्रुप डी हो गई, इन सबों में भी रीजनिंग का वेटेज काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा रीजनिंग बैंक में बात करें तो रीजनिंग की काफ़ी वेटेज है। हालांकि मैथ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैंक में रीजनिंग की बात कही जाती है। उसके अलावा बिहार एसआई या अदर स्टेट की पुलिस हो, साथ ही साथ असिस्टेंट कमांडेंट की बात हो। असिस्टेंट कमांडेंट जो अपने आप में ही काफ़ी रॉयल जॉब माना जाता है। तो ये तो हो गई हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम रीजनिंग को क्यों पढ़ें। इन सब चीज़ों के साथ हम पढ़ें, इनकी तैयारी करें। और साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम मार्क्स में, अगर हम सपोज़ करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का एग्ज़ाम हो, अभी अगर हम बिना तैयारी करने भी जाते हैं तो क्या होता है 18 से 20 तो हम स्कोर कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम इसे कितना टाइम दे पाएँ। 18 से 20 स्कोर करने में पता चलता है 20 से 25 मिनट लग गए। तो कहीं ना कहीं ये मैथ को कम टाइम दे पाता है। अब अगर हम इसे अच्छे से तैयारी करें, एक बार कंप्लीट तैयारी कर ले, तो क्या होता है इसका स्कोर हम अप कर देते हैं। ये कहाँ से चला जाता है 24 से 25। साथ ही ना सिर्फ स्कोर बढ़ता है, ये जो हमारा मिनट है 20 से 25 मिनट, ये डाउन की ओर जाता है और ये 15 से 20 मिनट में आ जाता है। हमें यहाँ पे जहाँ 5 मिनट मिल रहा है और ऊपर 5 नंबर भी बढ़ रहा है। इसलिए रीजनिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और कोई भी चीज़ हो, कहते हैं कि रेगुलर पढ़ाई करें। आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है और हम खुद होते हैं उसमें कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें कि तैयारी करने में दिक्कत कहाँ आती है, या फिर कई लोग करते रहते हैं और फिर इस तरह तैयारी करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, फिर पता चलता है कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। कुछ लोग आए आंधी की तरह आए, 1 साल में एग्ज़ाम निकाल लिए। कुछ लोग आए 5 साल से लगे हुए हैं और पंचवर्षीय योजना की तरह चल रहा होता है उनका, और
पर उनका एग्ज़ाम फिर भी नहीं निकल पाता है। तो ये कैसे तैयारी करते हैं और इनके पीछे अनसक्सेस होने के पीछे क्या वजह होता है, ये मैटर करता है। हमें दोनों से सीखना है। हमें इससे सीखना है कि ये कैसे एक साल में आकर के सक्सेस कर गए, और हमें इनसे सीखना है कि ये कैसे 5 साल तक लगे रहे और इनके ना होने के पीछे क्या रीज़न रह गया था। तो इन दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ शुरू करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अगर हम कोई लेक्चर ले रहे हो, आप 2 से 3 क्लास का एक लेक्चर होगा किसी भी टॉपिक पे, तो क्या करें, हम उस पर बात करेंगे, उस पर पढ़ाई करेंगे। 3 लेक्चर है, एक लेक्चर आप देख लीजिए, फिर क्या कीजिए, एक सप्ताह घूमिए फिरिए, ये कीजिए, और जब फिर पता चलेगा अगली बार जब एक सप्ताह के बाद वापस आए तो क्या होगा, फिर से हमें रीस्टार्ट मारना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम जैसे ही जब एग्ज़ाम की ओर बात करते हैं कि हम तैयारी के लिए जब आते हैं और एग्ज़ाम में यहाँ से दोनों शुरू करते हैं, 1 ईयर वाला और 5 ईयर वाला, ये क्या होता है, यहाँ से हमें सक्सेस यहाँ पे मिलना है, या फिर अप में कह सकते हैं सक्सेस अप में हो, यहाँ पे दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोनों इसी जगह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 ईयर वाला और 5 ईयर वाला, दोनों लगभग एक ही जगह से ग्रेजुएशन किए, कोई +2 की और स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ से क्या दिक्कत आती है। जो 1 ईयर वाले वो कैसे चलते हैं, इस तरह से कंटिन्यू धीरे धीरे कछुए की चाल। एक कछुआ और खरगोश की बात है, मतलब कहानी हम लोगों ने काफ़ी बचपन से सुन रखी है। कछुआ क्या होता है, धीरे 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 करते हुए पहुंच जाता है अपनी मंजिल की ओर। बट हमारा खरगोश क्या होता है, वो तो सोचता है अरे सक्सेस यहाँ, ये तो हम सीधा छलांग मारे और यहाँ इस हाइट पे सक्सेस है, पहुंच जाएंगे। तो क्या होता है सर, 5 ईयर वाले का यूँ छलांग तो मारते हैं, लेकिन जब फिर रेस्ट कर देता है, अरे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर ये डाउन की ओर आ जाते हैं। हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही होती थी, लेकिन जैसे ही हम एक सप्ते की छुट्टी ले लेते हैं, 7 डेज़, किसी पार्टी फंक्शन में या कहीं घूमने चले गए, तो हमारा फिर से वो डाउन की ओर आने लगता है। और अगर ये 15 दिन हो गए तो और ज़्यादा डाउन हो जाता है, और ये अगर गैप हमारा 30 दिन का हो गया तो समझ लीजिए फिर से हम वहीं आ गए, फिर से हम अप की ओर जाते हैं, फिर डाउन, फिर अप, फिर और डाउन। इस तरह होते होते क्या होता है, ये हमारा 5 ईयर प्लान बन जाता है, जिसे हम पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही बात करते हैं हम लोग रीजनिंग के सिलेबस की। रीजनिंग का सिलेबस हमारा जैसे कैलेंडर हो गया, कुछ टॉपिक हैं, डाइस हैं, नंबर सीरीज़ हैं, एनालॉगी है, इनपुट आउटपुट रैंकिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, सैलोगिज्म। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिल रहा है, तो हम लोग पहले इस पे बात करेंगे, इस टॉपिक को बनाएंगे, और इसके बाद आने वाले टाइम में और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलते हैं रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी बात करते हैं हम लोग। जैसे ये त्रिभुज का एक क्वेश्चन आ गया, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज की संख्या गिने। अब जिन्हें पता है कि ये कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और कैसे इसे ख़त्म करें जस्ट 5 सेकंड में, तो वो 5 सेकंड में ख़त्म करेंगे और आंसर सीधा देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 36 6 4, आंसर 144, लगभग 5 से 10 सेकंड आंसर आ गया। ये कैसे होगा, ये हम लोग जब काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करेंगे और उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हम इस किसी भी कॉम्प्लेक्स फिगर की बात करें तो कैसे बस 5 से 10 सेकंड में कोई भी फिगर का आंसर निकाल सकते हैं, ये हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसकी बात करें हम लोग, इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो इसकी अगर गिनती करें तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि गिनती कर सके और सही आंसर आ सके अगर अच्छे से गिने। लेकिन अगर हमें इसका ट्रिक पता हो कि हम इसे कैसे काउंट करेंगे तो सीधा आंसर हम क्या मारेंगे, 4 8 16 32 4 36, हमारा आंसर 36। ठीक है, इस तरह से हम कैसे काउंटिंग ऑफ फिगर वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे कम से कम समय में सही आंसर आ सके। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बहुत लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लोग क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन ये भी वही 5 से 10 सेकंड का सवाल है।
अगर हम इसका ट्रिक पता हो तो जितनी देर में लोग इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे उतनी देर, मतलब जितनी देर में इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग इस ट्रिक के यूज़ से इसका आंसर तक निकाल चुके होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इस ट्रिक इसका आंसर निकालने की, कैलाश का मुख उत्तर की ओर है, एक ट्रिक होता है NESW, हम इस वर्ड को लिखते हैं। अब कह रहा है उत्तर की ओर मुख करता है और दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है 25 चलता है और फिर से वो अपने दाएं ओर मुड़ता है और 55 चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 चलता है। तो अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है? तो ईस्ट एंड साउथ, साउथ ईस्ट में है। सबसे पहले हम देखेंगे साउथ ईस्ट। अभी दूरी मैंने नहीं निकाली है, लेकिन क्या साउथ ईस्ट सिर्फ एक में ही है और क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो हमारा आंसर आ गया, जस्ट 10 से 15 सेकंड लगे होंगे, साउथ ईस्ट में आ गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस की क्लास में पढ़ेंगे। जैसे ही हम बात करते हैं उसके आगे ये हो गया कोडेड इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का सवाल है ये, इसको भी जस्ट 5 से 10 सेकंड बहुत होता है, 5-10 सेकंड। इसे कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें? अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो कैसे, एस यहाँ, ओ यहाँ गलत है, ओ क्यू, ओ यहाँ, क्यू यहाँ गलत है, डब्लू क्यू गलत है, आर से बी, आर बी, ये सही है। बस देखा और आंसर, इसके बारे में हम लोग इनइक्वलिटी की क्लास में पढ़ेंगे। ये हमारा कुछ बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन उठा कर डाल रहे हैं कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आजकल के पैटर्न से हो। यूँ ना हो कि बस आसान से क्वेश्चन उठा करके दे दिए और सबसे बन रहा हो और फिर पता चले एग्ज़ाम में तो बन नहीं रहा, यहाँ पे तो बन जा रहा था। तो हम लोग वैसे क्वेश्चन करेंगे जिसके बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, तो ये भी हमारा कोडेड इनइक्वलिटी सही है। इसमें कौन सा होगा ये अगर हम देखना चाहें तो SNPTR, S और T डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। तो S हमेशा छोटा और बराबर होना चाहिए T से। इतनी दूर में ये तो सही है, ये आ गया मतलब गलत है, ये आ गया मतलब गलत है, ये भी आ गया गलत है, मतलब हमारा आंसर A होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी कोडेड इनइक्वलिटी का है, बट इसमें कोडिंग दे रखा है। अभी तक था डायरेक्ट और ये है हमारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी हम लोग कैसे करेंगे ये कोडेड इनइक्वलिटी में सीखेंगे, और एक बार जब कोड कर लेंगे तो वो भी क्वेश्चन बस 5 से 10 सेकंड का ही रहता है। तो मुश्किल से रीजनिंग का सवाल, हर सवाल 10 से 15 सेकंड का ही रहता है। इतनी देर में हम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन से आंसर की ओर पहुंच सकें। साथ ही हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिनका क्लासेस फ़िलहाल बिहार में जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है, तो अब से रेगुलर चलेगी। आज काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी, हमें काफ़ी कोशिश करनी पड़ी, तब जा कर के थोड़ी सी सफलता मिली है। सही लाइट वगैरह की बात करें तो तब जा कर के हमने ये सेटअप किया है। काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से हम काफ़ी देरी कर रहे थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेकिन अब से ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए जब तक लॉकडाउन की प्रॉब्लम्स हैं तब तक क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, और इस तरह मैथ या रीजनिंग की क्लासेस क्या बोल सकते हैं अल्टरनेट डेज चलेंगी। उसके अलावा जीके और जीएस की क्लास चलेंगी। ठीक है, साथ ही बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिखा होगा, और कैसे तैयारी करनी है ये भी हम लोगों ने बात कर ली है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में ये हमारी मेंटल एबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, ना ही कि हम सिर्फ इसे पढ़े। एक्चुअली ये जो कोड होता है हम इसे समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग काफ़ी ग्रो करता है। लोग एक्चुअली 1 से 2% तक ही दिमाग यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लेवल को और ऊपर की ओर बढ़ाना है और ऊपर की ओर जाना है। कैसे होता है, एक बार की बात है, हमें एक स्टोरी याद आ रही है कि एक बार बराक ओबामा जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो इंडिया आए हुए थे। तो इंडिया आ गए थे तो उन्होंने देखा यहाँ के बच्चे मैथ और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ और रीजनिंग।
तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का क्वेश्चन अगर हम जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें रीजनिंग कहीं नहीं मिलता या उसके सिलेबस में रीजनिंग नहीं दिखता, हमें वहाँ पे दिखता है मेंटल एबिलिटी यानी बौद्धिक क्षमता। कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग की क्षमता को मतलब चेक करता है कि वो आपके पास कितना बौद्धिक क्षमता है। तो हम लोग थे बराक ओबामा जी के पास, तो बात करते हैं कि बराक ओबामा ने जब ये देखा और वो फिर वापस अमेरिका गए तो वहाँ स्कूलों में जब विज़िट कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने ये चीज़ देखा कि ये चीज़ें वहाँ पे एब्सेंस है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था अपने वहाँ के बच्चों को कि हमें भी इंडिया और चाइना की तरह, हालांकि चाइना भी मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो इंडिया और चाइना की तरह हमें भी मैथ और रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए ताकि कहीं ना कहीं हमारा मेंटल ग्रोथ हो। ऐसा ना हो कि आने वाले 10 सालों में इंडिया और चाइना के बच्चे काफ़ी आगे बढ़ जाएं और हम लोग पीछे आ जाएं। तो इस तरह से हो गया कि रीजनिंग ना सिर्फ हमारे कंपटीशन के लिए बाकी हमारी जनरल लाइफ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे यूं ही ना लें, ध्यान दें और एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फोकस करें। कम मेहनत लगेगी लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर यही करवाता है। सो आप आज के लिए इतना ही, और बाकी अगली क्लास में हम लोग कैलेंडर की अगले चैप्टर में अगली क्लास में हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे जो हमारा एक चैप्टर है रीजनिंग का। और आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।